हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ। हमने पिछले लेक्चर्स में फिजिक्स में कुछ चीजों को जाना, जैसे आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेशों के गुण क्या थे। तो अब उसी क्रम में हम आज के लेक्चर्स में सीखेंगे आवेशन की विधियां क्या होती हैं, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति क्या होता है। तो इस आगाज के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। इसका पहला टॉपिक हमारे पास है आवेश की क्वांटम प्रकृति। हमें पहला टॉपिक शुरू करना है आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के पहले हमको ये जानना होगा कि मूल आवेश क्या होता है। सबसे पहले हमको जानना है मूल आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल आवेश क्या है। मूल आवेश, तो मूल आवेश, मूल का मतलब होता है सबसे छोटा। मूल का अर्थ होता है सबसे छोटा से, मतलब वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जिसे हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, उसी आवेश को हम मूल आवेश के नाम से जानते हैं। तो मूल आवेश के विषय में हम क्या बताएंगे कि वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश, छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश, छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जिसे जिसे अनिश्चित रूप से, जिसे अनिश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से हम क्या न कर पाए, छोटे से छोटे आवेश को हम क्या न कर पाए, विभाजित ना कर पाए, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। तो मूल आवेश बच्चों क्या होता है कि मूल आवेश वह छोटे से छोटा आवेश होता है जिसे हम अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते, इस आवेश को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास क्या होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, 19 कूलाम सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर
19 कूलाम सबसे छोटा आवेश होता है। इस आवेश को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी आवेश को किसी आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखना। किसी आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखना। पूर्ण गुणज के रूप में लिखना। पूर्ण गुणज के रूप में लिखना क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। लिखना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो आवेश का बच्चों हमने क्वांटीकरण क्या जाना कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको अगर हम पूर्ण गुणज के रूप में लिख रहे हैं तो उसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। उसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब जो आवेश Q जो लिखा जाएगा वो प्लस माइनस Ne, या हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं Q जो होगा वो हमारे पास जैसे हमने लिख दिया प्लस माइनस E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है। तो इस रूप में लिखना ही हम इसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण के सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है कि मूल आवेश क्या है। तो मूल आवेश बच्चों क्या होता है कि मूल आवेश सबसे छोटा आवेश होता है। मूल आवेश हमारे पास सबसे छोटा आवेश होता है जिसको हम विभाजित तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको पूर्ण गुणज के रूप में हम लिख सकते हैं। उस आवेश को पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो यही घटना हमारे पास क्या कहलाती है? आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटीकरण की प्रकृति कहलाती है। समझ में आया? क्वांटीकरण का अर्थ क्या है? क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को पूर्ण गुणज के रूप में लिखना ही क्वांटीकरण। मूल आवेश का अर्थ क्या है? मूल आवेश का मतलब होता है सबसे छोटा आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है सबसे छोटा आवेश होता है। इसको हम विभाजित तो नहीं कर पाते लेकिन हम इसको पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। यही आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हम समझेंगे घर्षण द्वारा जो आवेशन है। हम क्या करते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में लेकर उनको रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर क्या होता है कि बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। हमने कहा हमने दो वस्तुएं मान लिया। एक हमारे पास कोई वस्तु है A, ये कोई वस्तु हमारे पास कौन सी है A। ये हमने कोई दूसरी वस्तु कह दिया कि ये दूसरी वस्तु है हमारे पास B। दूसरी वस्तु कौन सी है? B। A वस्तु और B वस्तु को आपस में रगड़ा गया तो होगा क्या? होगा ये कि दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। हमने कह दिया कि A पर हमारे पास कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? प्लस आवेश। और B पर जो B वस्तु है, जो हमारे पास B वस्तु है उस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। तो उस पर हमने कहा कि हमारे पास B वस्तु थी, इस पर कैसा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हमने ये कहा कि जो A वस्तु है
उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे उतने ही बी में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से जब ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पर धनात्मक आवेश आ गए, बी वस्तु पर वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे मतलब बी ने उसको इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। तो जब ग्रहण किया तो वहां पर कैसा आवेश हो गया, हमारे पास ऋणात्मक आवेश हो गया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, दो वस्तुओं को आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया, तो क्या होगा कि दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो दोनों वस्तुओं पर तो दोनों वस्तुओं पर तो दोनों वस्तुओं पर ऐसा बराबर लेकिन विपरीत, तो दोनों वस्तुओं पर बराबर लेकिन विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, बराबर लेकिन विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं। तो इसका अर्थ है कि जितना धनात्मक आवेश पहली वस्तु पर होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश दूसरी वस्तु पर होगा। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 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 दूसरी वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहुंचते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु से निकले, ए वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में पहुंच गए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर भी उतना ही आवेश होगा, लेकिन विपरीत प्रकार का। अर्थात एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, अतः पहली वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जितना धनात्मक आवेश पहली वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, पहली वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। पहली वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक आवेश भी उत्पन्न होता है। तो हम ये कहते हैं कि रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद, रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो नियत रहती है। अर्थात रगड़ने के पहले, अर्थात रगड़ने के पहले और रगड़ने के पश्चात, और रगड़ने के पश्चात आवेश की कुल मात्रा क्या रही होगी, नियत रहती है। आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा नियत होती है, आवेश की कुल मात्रा नियत होती है। तो हमने देखा जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि पहली वस्तु पर हमारे पास धनात्मक आवेश आ जाता है, दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये दर्शाता है कि रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो हमेशा कांस्टेंट या नियत बनी रहती है। तो इस आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आता है आवेश, आता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसे है जा सकता है, इसी को हम आवेश संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं। तो जिसके कारण एक वस्तु पर जितना आवेश धनात्मक होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही हमारे पास ऋणात्मक आवेश भी उत्पन्न होगा। अर्थात रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद जो आवेश की कुल मात्रा होगी वो कांस्टेंट होगी, नियत होगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आवेश संरक्षण सिद्धांत की व्याख्या हो जाती है। अगला हमारे पास टॉपिक है आवेशन की विधियां। किसी पदार्थ को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की तो कई विधियां होती हैं, लेकिन अभी हमको 3 विधियां पढ़ना है। जो है हमारे पास घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। तो आवेशन की हमने कितनी विधियां देखा, 3। तो अभी हम आवेशन की 3 विधियों के विषय में पढ़ेंगे। आवेशन की निम्न 3 विधियां होती हैं। तो हम ये कहेंगे आवेशन की कितनी विधियां हैं हमारे पास, 3 विधियां। आवेशन की निम्न 3 विधियां होती हैं।
आवेशन की निम्न 3 विधियां होती हैं। आवेशन की निम्न 3 विधियां होती हैं। हमको जो यहाँ पढ़ना है वो 3 विधियों के द्वारा पढ़ना है। विधियां होती हैं, जिसमें से पहली विधि होती है घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि हमारे पास कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि हमारे पास है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि हमको पढ़ना है चालन द्वारा आवेशन। तो आवेशन की यहाँ पर हमको 3 विधियां पढ़ना है। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। द्वारा आवेशन क्या है? अभी हमने पीछे इसकी चर्चा किया। जब 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। उसी विधि को हम कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों वस्तुओं से हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन चूंकि पाए जाते हैं, तो जब 2 वस्तुओं को हमने रगड़ा तो क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु में वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा कि इस वस्तु पर हमारे पास धनात्मक आवेश आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जहां दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो घर्षण द्वारा आवेशन बच्चों क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को हम आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के कारण वहां पर हमारे पास बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बराबर और विपरीत प्रकृति, बराबर और विपरीत प्रकृति, बराबर और विपरीत प्रकृति, बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो जब 2 वस्तुओं को हम आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
जिसके कारण उन पर है ना, जिसके कारण उन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो इसी विधि को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो दूसरा हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा टॉपिक हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन क्या है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा हमारे पास आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन में यह बताया जाता है कि जब एक आवेशित वस्तु को हम किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, अगर हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, उसको हम किसी एक अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास एक कोई आवेशित वस्तु है। हमने एक मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक आवेशित वस्तु ए है। हमने यहाँ पर दिखाया कि हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है ए। हम ये कहते हैं कि इस पर कैसा आवेश है, प्लस का आवेश। ये एक प्लस का आवेश। इस हम क्या करते हैं कि एक दूसरी कोई अनावेशित वस्तु ले लेते हैं। एक कोई दूसरी अनावेशित वस्तु हमने लिया बी, इस पर अभी कोई आवेश नहीं, इसको हमने स्पर्श नहीं किया, इसको पास पास हम ले आते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि इसकी एक सतह ई है और एक सतह हमारे पास एफ है, तो जो इस आवेशित वस्तु के जो पास वाली सतह होगी, जो इसके नजदीक वाली सतह होगी, तो उस पर हमारे पास आएगा ऋणात्मक आवेश। उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का आवेश उत्पन्न होगा। जो इससे दूर वाली सतह होगी, उस पर कैसा आवेश आएगा, प्लस का आवेश। क्यों? क्योंकि जब प्लस माइनस होगा तो उनके बीच में आकर्षण होता है, और प्लस प्लस होता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो जो पास की सतह है, तो आकर्षण होने के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो दूर की सतह है, उस पर हमारे पास कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। इसी घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये बताते हैं कि जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु, दूसरी अनावेशित वस्तु, दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, के पास लाया जाता है। जब हम एक किसी आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, तो दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु पर पास वाली सतह पर, पास वाली सतह पर, पास वाली सतह पर ऐसा आवेश, विपरीत आवेश। पास वाली वस्तु पर विपरीत आवेश, पास वाली वस्तु पर विपरीत आवेश। जो पास की वस्तु है उस पर कैसा आवेश होगा, विपरीत आवेश। तथा तो जो इस आवेशित वस्तु से दूर की सतह होगी, उस पर कैसा होगा, समान आवेश। तथा दूर की सतह पर, तथा दूर की सतह पर, दूर की सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तो अगर हम क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, तो जो ए वस्तु के पास की सतह होगी बी वस्तु में, उस पर आएगा विपरीत आवेश, और जो दूर की सतह होगी उस पर आएगा समान आवेश। तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो जब हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, अगर हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु के पास लाएंगे, हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे, केवल पास पास ले आके रख देंगे, तो क्या होगा? जो पास की सतह होगी दूसरी वस्तु पर, उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, और जो दूर की सतह होगी उस पर हमारे पास समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। अब इसी के अंतर्गत हम बताते हैं कि दो हमारे पास अचालक वस्तुएं हैं, उनको कैसे आवेशित किया जाएगा। तो इसमें जैसे हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये कोई अचालक स्टैंड है, ये हमारे पास कोई एक अचालक स्टैंड है, ये एक हमारे पास क्या है? अचालक स्टैंड है। इस अचालक स्टैंड पर हमने क्या किया? एक कोई वस्तु को रख दिया। इस अचालक स्टैंड पर ये हमारे पास क्या है? कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी है ए। कोई एक वस्तु हमने यहाँ पर क्या रख दिया? ए। दूसरे अचालक स्टैंड पर हमने क्या किया? ये दूसरा अचालक स्टैंड है। इस दूसरे अचालक स्टैंड पर हमने क्या किया? एक कोई दूसरी वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, और ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही? स्पर्श कर रही। ये हमारे पास एक वस्तु B है और एक वस्तु यहाँ पर A है। दो अचालक स्टैंडों पर हमने उनको रख दिया, ये अनावेशित है, अभी इनको हमने आवेशित नहीं किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम एक कोई आवेशित छड़ इनके पास ले जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया कि दो अचालक वस्तुओं को हमने क्या किया? दो अचालक वस्तुएं हैं, उनको हमने एक स्टैंड पर हमने रख दिया है। वो स्टैंड कैसे हैं? वो स्टैंड हमारे पास इस प्रकार से दिखाए गए। अचालक स्तंभों पर हमने दो अचालक वस्तुओं को रखा है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों के पास में हम एक कोई आवेशित छड़ को ले जा रहे हैं। हमने दिखाया कि ये हमारे पास कोई एक आवेशित छड़ है। ये हमने दिखा दिया कि ये हमारे पास कोई आवेशित छड़ है। इस छड़ पर हमारे पास कैसा आवेश पाया जा रहा है? प्लस आवेश पाया जा रहा है। ये अचालक वस्तुएं थी। तो हमने एक वस्तु दिखाया था, कौन सा? ए। एक वस्तु ए था, दूसरी वस्तु हमारे पास कौन सी थी? बी। दूसरी वस्तु हमारे पास ये है, हमारे पास बी। इनको अचालक स्टैंडों या अचालक स्तंभों पर रखा गया था। हमने ऐसा इसको दिखा दिया। लेकिन अभी हमने क्या किया कि ये जो आवेशित छड़ है, ये क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को हम ऐसा रखेंगे कि ये स्पर्श ना करें। ये छड़ इन दोनों चालकों को स्पर्श नहीं कर रही है। तो हमने क्या देखा कि जो इस छड़ के पास वाला चालक है, कौन सा? ए। दूर वाला चालक हमारे पास कौन सा है? बी। दूर का चालक हमारे पास कौन सा है? बी। तो इस छड़ के आवेश के कारण इस दूसरे अचालक गोले पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और जो इससे दूर है वहां पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? प्लस का आवेश उत्पन्न होगा। प्लस का आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि इस छड़ को हम हटा लेते हैं। ये जो आवेशित छड़ थी उसको हमने वहां से हटा लिया।
हटाने के बाद इन दोनों गोलों को क्या किया, थोड़ा सा कुछ गैप पर अलग अलग करके हमने इसको रख दिया। तो हमारे पास ये क्या था, ए, और यहाँ पर था हमारे पास बी। इसको हमने कुछ दूरी पर आके रख दिया, थोड़ा दूरी दे जाके इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर पहले गोले पर कैसा आवेश उत्पन्न हुआ था, प्लस का आवेश, माइनस का आवेश। इस पर आ गया था हमारे पास माइनस आवेश, और इस पर आया था हमारे पास प्लस का आवेश। इस पर प्लस का आवेश आया। इस पर कैसा आवेश आया था, प्लस का आवेश। अब हम क्या करते हैं कि अब अभी तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। पहले हमने क्या किया था कि दो अचालक गोले लेकर उनको अचालक स्तंभों पर रखा। इसके बाद हम कोई छड़ ले जाके जिस पर हमने धनावेशित दिखाया है, ये छड़ हमारे पास धनावेशित, इन छड़ों को जब इन गोलों के पास ले गए, लेकिन इस छड़ को हमने इनसे स्पर्श नहीं किया, तो क्या हुआ कि जो ए गोला है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, बी गोले पर धनात्मक आवेश आ जाता है दूर वाली सतह पर। इसके बाद हमने इस छड़ को हटाया और इनको थोड़ा अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद जब इनकी हम दूरी बढ़ा देते हैं, इनकी जब हम दूरी बढ़ाते हैं, तो जब इनकी दूरी हम बढ़ा देते हैं दोनों चालकों की, तो अब क्या होता है कि जो ए चालक होगा उस पर एक समान रूप से क्या होगा कि जो ऋणावेश रहा होगा वो वितरित हो जाएगा, और जो हमारे पास बी है, बी गोला है, तो इस पर क्या होगा कि एक समान रूप से हमारे पास धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा आवेशन को समझ सकते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास हम लाते हैं, तो जो अनावेशित वस्तु की जो पास वाली सतह होगी उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जो दूर वाली सतह होती है उस पर समान आवेश उत्पन्न होता है। तो अभी हमने क्या देखा है कि हमारे पास दो अचालक गोले हैं ए और बी, हमने उनको अचालक स्तंभों पर रखा है। इसके बाद हम कोई आवेशित छड़ उनके पास ले गए, तो जो ए इस गोला है उसके पहली सतह पर हमको ऋणात्मक आवेश हो गया, बी गोले की दूसरी सतह पर धनात्मक आवेश हो गया। इस छड़ को हमने वहां से हटाया। हटाने के बाद हमने देखा जो ए गोला है उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया, बी गोले पर धनात्मक आवेश आ गया। अगर इन गोलों की हम दूरी बढ़ा दें, तो दूरी बढ़ाने पर क्या होगा कि जो ए चालक होगा उस पर एक समान रूप से माइनस का आवेश उत्पन्न होगा, और बी पर एक समान रूप से प्लस का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला हम चलते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या है। चालन द्वारा आवेशन क्या है, तो चालन द्वारा आवेशन में हम क्या बताते हैं कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को दूसरी हम किसी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो उनमें आवेशों का स्थानांतरण होता है जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता, उसी को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को हम किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो दोनों चालकों पर क्या होता है कि आवेशों का पुनर्वितरण होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाते, उसी को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। उसी को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो इसमें ये बताएंगे, जब एक आवेशित वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है,
दूसरी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। तो दोनों चालकों पर क्या होता है कि समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों चालकों पर या वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। 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 इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। आवेशन कहा जाता है। ये हमारे पास आवेशन की विधियां थी। तो आवेशन की कौन कौन सी विधि हमने पढ़ा? घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन। बच्चों कल के हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे कूलॉम्स का नियम क्या है, कूलॉम्स के नियम के अनुप्रयोग क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। Thank you for watching this video.